अशोक जैन साहब के साथ में। जैन साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अशोक जी, पहला सवाल, राजस्थान में मतदाता को उसके जो ताकत है उसका एहसास कराने में आपका बड़ा योगदान माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आप पुरस्कृत भी हुए। प्रदेश का मतदाता बाहर निकल करके विधानसभा चुनाव में वोट डाले, ऐतिहासिक मतदान हुआ है, उसका एहसास कराने में आपका बड़ा योगदान माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आप पुरस्कृत भी हुए। प्रदेश का मतदाता बाहर निकल करके विधानसभा चुनाव में वोट डाले, ऐतिहासिक मतदान हुआ 75%, और अब लोकसभा में भी आपकी कोशिशों से पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हुआ। ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग ने एक जो दिशा निर्देश हमको इस बारे में दिए हुए हैं स्वीप कार्यक्रम चलाने के, तो उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हमने चलाए, और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश थे कि इस बार विधानसभा चुनावों में भी और लोकसभा चुनावों में भी कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और आप ये देख रहे होंगे कि आयोग ने इस तरह के कदम सभी जगहों पर जहां भी चुनाव हो रहे हैं इस समय, वहां पर इसी तरह के कदम उठाए हैं। लोकसभा चुनाव इस समय चूंकि जगह जगह हो रहे हैं, वहां भी ये इसी तरह से किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये आ रहा है कि टर्नआउट काफी बढ़ रहा है। ये अवश्य है कि हमने अपने जो स्टेट में हमने जो काम किया उसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े योजनाबद्ध तरीके से इसको कैरी आउट किया, और उसका ये परिणाम रहा। विशेष तौर पर युवा बहुत ज्यादा वोट डालने के लिए निकला। आमतौर पर मतदान के प्रति सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी तबके में थी तो युवाओं में थी। पिछले दिन दोनों चुनाव से युवा बहुत ज्यादा निकल करके आया। देखिए, युवाओं में जो जानकारी का अभाव था, एक तो कि वोट देना चाहिए, ये अवेयरनेस का अभाव था, और वोट क्यों देना चाहिए ये भी अवेयरनेस का अभाव था। तो इस अवेयरनेस को लाने में आप कह सकते हैं कि योगदान चुनाव काफी हद तक तो केवल अधिकार था, इस बार लोगों ने उसको कर्तव्य के तौर पर भी लिया है। जी, हमने ड्यूटी है हमारी। हमने अपने स्लोगन्स में भी कहा कि ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है, इस तरह से कहा। तो लोगों ने इसको अपना कर्तव्य माना है, युवाओं ने खास तौर से। और युवाओं में एक बात और भी एक प्रचलित हुई कि जिसने वोट नहीं डाला वो पप्पू है, वो आपने कह दिया। तो कुल मिलाकर के आज तक जो चुनाव आयोग का काम था वो ये था कि वोट, जो मतदाता वोट डालने आ रहा है वो फ्री एंड फेयर तरीके से डाले और चला जाए। मतदाता पोलिंग बूथ तक आए, उस बात की जिम्मेदारी अपरोक्ष रूप से राजनीतिक दल संभालते थे। उनकी गाड़ियां लगती थी, उनके साधन लगते थे, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी था, लेकिन वो लोग इस जिम्मेदारी को संभालते थे। इस बार जो आपने पर्ची सिस्टम चालू किया, अखिल भारतीय स्तर पर पर्ची सिस्टम लागू हुआ, उससे लोग ज्यादा निकल करके आए। कह रहे हैं कि उसके कारण से लोग बहुत ज्यादा निकल करके आए। आप लोगों ने कैंपेन चलाए। आज की तारीख में हर जगह आप अगर सोशल मीडिया उठा करके देखें तो अधिकतम युवाओं के उनके फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट पे उनकी उंगली पे लगी हुई शाही के साथ उनकी सेल्फी फोटो है, जो कि एक स्टेटस सिंबल बना है। तो एक तरीके से उत्सव बन गया राजस्थान में और इस देश में चुनाव। देखिए, ऐसा है कि मतदाता फोटो पर्ची का जो वितरण किया गया है ये भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किया गया, लेकिन इसका एक तो वितरण ये सुनिश्चित किया गया, हमने इसमें ये सुनिश्चित किया कि 100% वितरण इसका हो, बिल्कुल सही तरीके से घरों पर जाकर के वितरण हो। राजस्थान में एक तरीके से पिछली बार की तुलना में 15-16% ज्यादा वोटिंग हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोग तुलना कर रहे हैं लोकसभा का जो मतदान का प्रतिशत था उसके साथ में विधानसभा के चुनाव के पुराने आंकड़ों के साथ में, कि इस बार 65%, पिछली बार जो विधानसभा में 75% हुआ। तो ये इसके पीछे चुनाव आयोग का आकलन क्या है कि ये 10% जो विधानसभा के मुकाबले 10% कम हुआ, उसके पीछे उसमें क्या कारण नजर आते हैं? देखिए, प्रायः लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनावों के मुकाबले में कम मतदान होता है, और यही हम देखें, तुलना करें विधानसभा चुनावों की पंचायत चुनावों से, तो वहां भी यही पाएंगे ज्यादा और जितना छोटा चुनाव होगा, जितना छोटा और स्थानीय चुनाव होगा उतना ही मतदान का प्रतिशत अधिक होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चुनाव
आयोग की तरफ से कोशिश है, लेकिन अभी भी कहीं कुछ लगता है गुंजाइश की कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिससे कि मतदाता और ज्यादा आए और ज्यादा वोटर बाहर निकल करके आए। और ये जो लक्ष्य है कि 100% मतदान तभी आएगा देश में लोकतंत्र, तो ये जो 100% मतदान का जो लक्ष्य है वो पूरा हो, कुछ चीजें जो करने की जरूरत है। निश्चित रूप से कुछ और करने की जरूरत है, जिससे कि अब आज जो हम ये 63 से 65% के बीच में आए हैं, तो इसको बढ़ा करके हम कम से कम 75 या 80% तक ले जा सकते हैं। एक बात बार बार निकल करके आती है कि देश में मतदान अनिवार्य होना चाहिए, या कम से कम जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं या सरकार के द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं, उन सब में आपने मतदान डाला है नहीं, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर अशोक जैन साहब को क्या लगता है कि अगर हम सरकार से किसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, अगर किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का हम उपयोग कर रहे हैं या सरकार की किसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं जो कि जिस सरकार को हमने चुना नहीं, तो हमें वो हक भी नहीं है उस चीज का, ऐसे कुछ प्रयास सरकार की तरफ से एक तरीके से अभी तक तो प्रोत्साहन के कोशिशें हैं, प्रोत्साहन से आगे जाकर के कुछ सख्त कदम भी सरकार को उठाने चाहिए निर्वाचन आयोग को, जिससे कि वोटिंग का परसेंटेज और बढ़े। अभी तक क्या है कि जो निर्वाचन आयोग जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत जो एक्ट है, उसी के उसके नियम और उपनियमों में बंधा हुआ है, उनके नियमों और में बंधा हुआ रहता है, और हम भी उन्हीं के नियमों में बंधे हुए रह करके कार्य करते हैं। तो इन नियमों में अभी तक किसी भी प्रकार से मतदाताओं के ऊपर ये बंदिश नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि वो मतदान करें। कंपल्शन से मतदान कराना यानी जरूरी करके मतदान कराना, ये अभी तक नहीं है प्रावधान। ये भी पर आप जैसा कह रहे हैं, अगर ये कोई सोचे इस दिशा में, तो इसको नेगेटिव करने की बजाय इंसेंटिवाइज करना की बात तो कहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार अगर करती है कोई भी, तो ये माना जाता है कि वो अपने प्रति अपने लिए एक वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही। तो इसमें बड़ी डिफिकल्टीज हैं, इसमें गौर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। चलिए, ये अशोक जैन साहब के साथ हमारी चर्चा अभी जारी रहेगी। हम रुक रहे हैं अभी छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो राजस्थान की कानून व्यवस्था और जो दूसरे चरण का जो मतदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेचते हो बंदूक, बेचना है तो गीतों को बेचो जो अंताक्षरी का त्योहार देते हैं। हो गया ये जहां। आप जग रहे थे क्या दोनों? दिल वालों के, ओ दिल वालों के, क्या जोशीली गाना सुनना है? सपने तेरी चाहतों के रोज बुनती, हम तो हैं कैपेचिनो। माशाल्लाह, वाकई ट्राई कर सकते हैं आप इंडस्ट्री में। आज से अंताक्षरी, आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक पर जाने से पहले अभी तक की जो मतदान की वो बात तो हुई, लेकिन अब दूसरा चरण का मतदान है। राजस्थान का पूर्वी जो हिस्सा है वो हमेशा से चुनाव आयोग के लिए चुनौती रहा है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, और जिस तरीके से चुनाव में वहां पर बाहुबल का उपयोग होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों से धनबल का उपयोग होता है, उन सबको देखते हुए विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। जितनी कंपनियां, जितनी पुलिस फोर्स आपको विधानसभा चुनाव में मिली थी, उसके मुकाबले काफी कम इस बार पुलिस फोर्स है, और अब 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी, तो वहां को लेकर के क्या तैयारी उस क्षेत्र को लेकर आपने विशेष तौर पर की है?
देखिए, उस क्षेत्र में जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चरण को हमने अलग कर लिया, इस फेज को ही पूरा अलग कर दिया, 5 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि हमें जितना भी केंद्रीय सुरक्षा बल मिला है वो सारा हम इधर की तरफ लगा सकते हैं, इन्हीं 20 के मुकाबले 5 जगहों पे हो जाएगा। हाँ, वरना वो 25 जगह पे फैलता अगर हम एक ही फेज में कराते हैं तो ये एक तो कदम उठा लिया गया। दूसरा, इससे ये फायदा हो गया कि हमारे जो स्थानीय पुलिस बल है वो भी जो प्रथम चरण के जिले हैं उनमें से पार्टली निकाल के एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरे चरण में डाला जा सकता है। तो इस तरह सुरक्षा बलों को हमने मजबूत स्थिति कर ली है। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान की जो गणित है, जिस प्रकार के वहां के सामाजिक समीकरण है, उसमें आज भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा निकल करके आता है जहां पर सामाजिक दबाव के चलते, जातिगत आधार के चलते, जातिगत डोमिनेंसी के चलते आम मतदाता या कई बार जो वहां का जो माइनॉरिटी का जो मतदाता है उस जाति के मुकाबले जो कम है वो वोट के लिए नहीं जा पाते। ये अभी भी वहां उस इलाके से शिकायतें हैं। देखिए, अगर जोर जबरदस्ती की वजह से या किसी के डर की वजह से मतदाता नहीं जाता, इसके लिए तो हम प्रशासन, हमारा विभाग जो है, महकमा जो है, पूरी तरह से तैयार है और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने ऐसे सभी लोगों को चिन्हित भी कर रखा है जिनको प्रायः डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, और ऐन वक्त पर भी अगर किसी उसी दिन कोई ऐसी नई बात होती है तो इसके लिए तत्काल शिकायत करने के मैकेनिज्म भी हमने बना रखे हैं और पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल लगा रखे हैं। अभी भी केंद्रीय सुरक्षा बल इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी हमारे वो कार्य कर रहे हैं, उनमें भी सुरक्षा बल लगे हुए हैं। तो सीमावर्ती इलाका वहाँ का जो है, ये सब मुरैना का इलाका कहलाता है, बीहड़ का इलाका है, तो वहाँ पर विशेष तौर पर आपको कोशिशों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सीमावर्ती जो इलाके हैं ना, उसमें तो हमारे नाकाबंदी कार्य करती है, वो की जा रही है, उसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है पड़ोसी राज्यों से। जब उनके यहाँ चुनाव है तो हम करते हैं, हमारे यहाँ चुनाव है तो वो भी करते हैं, तो हमारी आपस में मदद चलती रहती है। ये इसे नाकाबंदी हम करा रखे हैं इससे। और जो बीहड़ इलाके हैं वगैरह, तो वहाँ इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनके पास हथियार हैं और वो लोगों को डरा धमका सकते हैं, तो इसके लिए कार्रवाई हम पहले ही करते हैं, हथियारों का जमा कराना और अवैध हथियारों की बरामदगी करना। इसमें बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा चुकी है, जैसे इसमें फर्स्ट फेज में हो चुकी है और सेकंड फेज में अभी चल रही है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से सख्ती पूरी कर रहा है, पूरे प्रयास हैं। एक तरीके से देश के अगर सर्वश्रेष्ठ अगर चुनाव आयोग कमीशन कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बावजूद जो पैसे का उपयोग है, धनबल का जो उपयोग है, वो राजस्थान की कई सीटों पर बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे आप जालोर की सीट की आप बात कर लें, आप इधर निकल करके आ जाएं, बाड़मेर की आपकी सीट की आप बात करें, आप अगर आते हैं तो अजमेर की आप सीट की बात करें, या इधर आप अगर बीच में आते हैं अपन तो जो शेखावटी का इलाका, कई इलाकों में धन बल का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ। पैसा जो आपके पास अकाउंट जो भी आए होंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त पैसा अन्य माध्यमों से खूब खर्च हुआ। उनको रोकने के लिए कहीं लगता है कि कुछ और भी कुछ करने की जरूरत है। हालांकि ऑब्जर्वर्स थे, आप लोगों की नजरें थी, ऑफिशियली जो रैलियां हो रही थी उस पर आपकी थी, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर के आजकल बिना झंडी की जो गाड़ियां चलती हैं, उसके कारण से जिस प्रकार से धनबल देखने को मिल रहा है, अभी आने वाले चुनाव में अगर अभी चारों तरफ से चर्चा आ रही है कि टोंक सवाई माधोपुर का चुनाव बहुत महंगा चुनाव लड़ा जा रहा है, मीडिया के नाते हमें सुनने को मिल रहा है, बात की जा रही है कि दौसा की सीट के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर धनबल और वहां बाहुबल भी है, तो वो सबको लेकर के आपकी तरफ से विशेष अभियान, कुछ विशेष कोशिश होती है? देखिए, हमारे जो प्रयास हैं वो मालूम है, वो हम बता चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, सबको पता है कि हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स लगा रखी हैं, चेक पोस्ट लगा रखी हैं, पूरा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल लगा रखा है, मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा हम गुप्त रूप से जांच भी करवाते रहते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं कि कहाँ कहीं कैश या लीकर या गिफ्ट आर्टिकल्स का स्टोरेज या वितरण तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों पे निगाह तो हम रख रहे हैं। इन सब चीजों से ये तो निश्चित रूप से हो गया है कि जिस तरह से पहले तो खुला खेल होता था, वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी जो होता था, वो चीजें अब बहुत रुक गई हैं।
लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है, हम सुनने में आ रहा है, आप सुनने में आ रहा है कि बात कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि बात अब आप नहीं कर रहे। हाँ, ये अंतर आ गया, ये वस्तुस्थिति में परिवर्तन, ये देखने में आ रहा है, ये अंतर आया है। इन सब के कोशिशों के कारण से देश का लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है। उसके लिए अगर हम इतिहास बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन टीएन सेशन साहब के बाद में जब से इस देश ने चुनाव आयोग की ताकत को समझा और इस देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग की भूमिका को समझा, तब से परिस्थितियां बहुत बदली। अभी तक दिल्ली तक मामला था, पहली कोशिश आपकी तरफ से हुई कि राजस्थान में भी चुनाव आयोग कोई संस्था है और उसकी एक भूमिका हो सकती है, वो आपने दिखाई, उसके लिए आपको साधुवाद है। राजस्थान में चुनाव आयोग के तौर पे, चुनाव आयुक्त के तौर पे आपकी भूमिका श्रेष्ठ रही है। बात आगे की निकल के आने लगी है, बात अब सब तरफ से आ रही है कि अशोक जैन साहब का जो कार्यकाल है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आपकी भूमिका अब इस देश में होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का निर्वाचन विभाग है, वहां आपकी एक भूमिका लोगों को नजर आने लगी है। देखिए, ऐसा है कि आप इस चीज को सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, लेकिन जब हम नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप ये निश्चित रूप से ये पाएंगे कि चूंकि चुनाव आयोग के निर्देश सभी जगह समान हैं, सभी राज्यों में एक जैसे लागू हैं, और इसलिए सभी सीईओ, सभी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यों के हैं, वो इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उनमें कुछ डिग्री का फर्क हो सकता है, किसी में कम ज्यादा का, लेकिन काम इसी तरह से सब जगह किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपका सोचना है ये कुछ ज्यादा है। ये हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त साहब से ये चर्चा भी जारी रहेगी, संवाद जारी रहेगा। अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे प्रशासनिक अधिकारी अशोक जैन साहब से कि अभी तक का उनका सफर कैसा रहा। छोटा सा ब्रेक। क्यों बेचते हो बंदूक? बेचना है तो गीतों को बेचो, जो अंताक्षरी का त्योहार देते हैं। हो गया ये जहां। आप जग रहे थे क्या दोनों? दिल वालों के, ओ दिल वालों के। क्या जोशीली गाना सुनना है? सपने तेरी चाहतों के रोज बुनती। हम तो हैं कैपेचिनो। माशाल्लाह, वाकई ट्राई कर सकते हैं आप इंडस्ट्री में। आज से अंताक्षरी, आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक हैं एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करोल बाग, न्यू दिल्ली। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। रसोई में खाना होगा मजेदार। पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार। पीसीएम पारंपरिक स्वाद का खजाना, पीसीएम के मसाले ही लाना। रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 81-82 से आपका आगमन है, अभी तक राजस्थान में बतौर कलेक्टर जैसलमेर आपकी सेवाएं रही, लेकिन बड़ी जेडीए में आप जब आपने काम किया, एक बड़ी आपकी सकारात्मक भूमिका देखने को मिली। और उससे ज्यादा जब प्रदूषण विभाग में आप थे तो बड़ी चर्चा उस कार्यकाल की रही। कैसा ये इतना लंबा जो सफर रहा आपका प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते ये तो निश्चित है कि हमें कई अलग अलग विभागों में, कई अलग अलग कैपेसिटीज में काम करना पड़ता है। हर जगह एक जैसा माहौल नहीं मिल पाता है, कहीं अच्छा माहौल मिल जाता है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी काम करने की मिलती है, कहीं नहीं मिलती पाती है, या उसमें फर्क कम ज्यादा हो जाता है। तो जहां भी अच्छा
मौका आया है, जहां भी अच्छा काम करने का मौका आया है, वहां हमने काम किया, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कार्य अंजाम किया है। और ऐसे कई अच्छे अवसर आए, कई अच्छे टेन्योर मेरे खुद के रहे हैं, जिनको मैं जानना चाहूंगा, जिनको मैं मानता हूं कि अच्छा रहा। जैसे कि उद्योग विभाग में 91 से 95 तक लंबा कार्यकाल मैं करीब 5 साल वहां रहा था। एज डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में गया था और स्पेशल सेक्रेटरी लेवल तक वहीं था। तो वहां काफी काम मुझे करने को मिला, काफी अच्छा कार्य हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 94 की लॉन्च हुई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको सभी जगह काफी अच्छा सराहा गया और उससे काफी उद्योग राजस्थान में एक बार उद्योग के नक्शे पे आया, कम से कम उद्योग के नक्शे पे आ पाया और उस समय वो पॉलिसी काफी अच्छी मानी गई थी। उसी तरह से फिर जीएडी में मैं रहा, वहां पे कई इस तरह के कार्य किए गए, जैसे कि नए मकान, एम्प्लॉयज के लिए मकानों की बड़ी शॉर्टेज थी उस समय मकान इतनी इफरात से फ्लैट्स और प्लॉट्स नहीं मिला करते थे जैसे अब मिल रहे हैं प्राइवेट। तो सरकारी इस पे बड़ा जोर था, तो हमने बहुत बल्क में कई मकान बनवाए और खरीदे और लोगों को उपलब्ध। कर्मचारी तो आज भी याद करते हैं जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, वो इन सारी चीजों के अलावा जो पोल्यूशन विभाग का आपका कार्यकाल रहा वो भी बड़ा चर्चा में रहा। पोल्यूशन विभाग में भी काफी अच्छा कार्यकाल मैं कर पाया। वहां हालांकि मैं रहा तो कुल 1 ही साल था, करीब 1 साल से भी कम। उसके बाद रोडवेज में मैं रहा। आप देखिए रोडवेज में भी मेरे अच्छा कार्य करने को मिला। मेरे समय में ही 2 साल का, मतलब पिछले 1 साल का और करंट जिस साल में मैं था वहां पे 2 सालों का बस परचेज का पूरा कार्य जो है वो राजस्थान की रोडवेज पुनर्जन्म उनका राजस्थान की रोडवेज उस समय रोडवेज बंद होने के कगार पर आ गई थी। मध्य प्रदेश के जो हालात हुए थे लगभग तुलना लोग उससे करने लग गए थे कि उस हालात में हम जा रहे हैं, उस तरफ हम जाने लगे थे, लेकिन उससे बच गए थे हम। राजस्थान की तो आप एसीएस आज की तारीख में अतिरिक्त मुख्य सचिव की आप पोस्ट में, आगे सीमा है उसके आगे, तो भविष्य कहाँ देख रहे हैं अशोक जैन साहब अपना, आगे कहाँ अपने को पाते हैं? देखिए प्रशासनिक अधिकारी हैं अभी तो ये निश्चित है कि अभी मेरे करीब 3.5 साल शेष हैं सेवा के 3.5 साल सेवा के। तो इसमें कई अन्य पदों को संभालने का शायद मौका मिलेगा, तो वहां जहां भी मैं रहूंगा मैं इसी तरह से अच्छा अपना कार्य करने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल, आपकी नजर में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आपका कार्यकाल कैसा रहा, और कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पाए? आखिरी सवाल मेरा, जहां तक आपने पूछा कार्यकाल, तो मैं ये मानता हूं कि ये कार्यकाल बहुत रिवार्डिंग मेरे लिए रहा, क्योंकि मैं 2 यहाँ पे चुनाव करा पाया और दोनों चुनाव मेरे हिसाब से काफी अच्छे, पहचान मिली है, काफी अच्छे गए हैं। मुझे एक पहचान भी यहाँ से निश्चित रूप से प्राप्त हुई, जिसकी की उम्मीद पहले नहीं थी निश्चित रूप से। और ऐसी कोई बात जो कि मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया हूँ, ऐसी बहुत बड़ी कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं आती है। करीब करीब मैं सभी चीजें यहाँ पे कर पाया हूँ, निश्चित रूप से कर पाया हूँ। टेक्नोलॉजी का यूज हमने खूब बढ़ाया है इस डिपार्टमेंट में। चुनाव आयोग केवल एक संस्था नहीं, केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र और जनतंत्र की रीढ़ की हड्डी भी है। जितना मजबूत और जितना निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, उतना ही मजबूत इस देश का लोकतंत्र भी होगा। आज संवाद में इतना ही। अगली बार हम किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे संवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। किस कलर के गधे देखे जरा? सर मैंने ब्लैक कलर का गधा देखा है बस। तुमने क्या हागा है? हम हैं शिकारी, पॉकेट में लंबी गन। मुझे अपनी याद आ गई। धागे तिट धान धान नचले ढूंढने आज रात 9 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। Flight to Delhi. Ma'am, you've missed your flight. You're late.
दिल्ली जाना है। हे, क्या कर रहे हो? अबे दूंगा एक घुमा के ना, जबड़ा घूम जाएगा, सारी जिंदगी रिवर्स में गाड़ी चलाइयो। अजी आप चिंता ना करो जी, ऐसे लीचड़ों से डील करना बहुत आता है मुझे। गाड़ी स्टार्ट कर, मैं भी चलता हूँ। चलो दिल्ली, कल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जिस जमीन की बेशुमार हैं गौरव गाथाएं, जहां रणबांकुरों की कहानी है हवाओं में, जहां है मनोरंजन के रंगों की छटा निराली, जहां हर नारी को मिले जिसमें है मनोरंजन का नया आसमान, जिसके रग रग में है राजस्थान। जी मरुधरा, मेरी शान। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी, वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई, शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान, मेरा अभिमान। बारू और परख के बम के धमाकों के बाद मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस पर एक और बुक बम फटने को तैयार है। इस नए बुक बम का नाम है मिशन रॉ और इस किताब को खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी R.K. यादव ने लिखा है। किताब में किए गए दावों के मुताबिक कांग्रेस के एक टॉप लीडर समेत देश के 3 बड़े नेता हथियारों के सौदागरों के लिए काम करते थे। हालांकि इस पर PMO कुछ भी कहने से बच रहा है। कांग्रेस लंबे अरसे तक बोफोर्स सौदे में दलाली के आरोप झेल रही है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट